नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम ऑब्जेक्टिव में। आज हम यहाँ शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज जिसमें 1000 से प्लस एमसीक्यू रहेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एसएससी, जेई, रेलवे, जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के में जो जेईस के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल, वो इन्हीं में से ही 80% तक आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस बनेगी उसको ज़रूर देखें। इस सीरीज के अलावा हम बीच बीच में दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी डालेंगे ताकि आपके उसके साथ साथ भी इसके साथ साथ भी उसकी स्टडी हो जाए। तो फिलहाल शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए वीडियो की तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो। क्योंकि मैंने भी इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के ही अपना स्टेट जो कमीशन था क्लियर किया था। एंड मैंने मैं आज की डेट में जेई की नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप सब लोगों को भी ये चीज़ बताई जाए, अपना नॉलेज शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी आगे जाके कोई जॉब पा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का सेट वन का। एक सेट में दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन है और 1000 प्लस के लिए आप खुद सोच सकते हैं कितने सेट बनेंगे। घबराइए मत, बीच बीच में हम दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ मरकरी Hg इज इक्वल टू, इसका आंसर रहेगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, पूछ रहा है कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है हमारे पास 1.817, और दूसरा दिया है 2.512, और तीसरा है हमारे पास 4.187, और चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है 4.187। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.187। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें हमें देखना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से गलत कौन सी है। द हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमिनन, द हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉसिंग, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। इसमें देखना है हमने कि करेक्ट कौन सी है, ठीक कौन सी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, सारी ही ठीक है, क्योंकि हीट एंड वर्क जो है वो बाउंड्री फिनोमिना है और हीट एंड वर्क एनर्जी क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करती है, और हीट एंड वर्क आर दी पाथ फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कभी दूसरी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम डिटेल में टॉपिक वाइज इस पे बात करेंगे कि क्या होता है। पर मेरे हिसाब से आपको ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है अंदर जाके, खासकर एसएससी लेवल की जॉब्स के लिए। तो फिलहाल जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनको पढ़िए, उसके बाद डिटेल में अंदर जाएंगे जो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। दिस स्टेटमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए है हमारे पास बॉयल, ऑप्शन बी है चार्ल्स, ऑप्शन सी है जूल, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये पूछ रहा है हीट और मैकेनिकल एनर्जी म्यूचुअली कन्वर्टिबल है। कहने का मतलब आपस में कन्वर्ट हो जाती है। हीट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, किसने बोला था ये? तो इसका आंसर है सी, जूल। जूल स्टेटमेंट बोलती है कि हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when two bodies are in thermal equilibrium with the third body,
thermal equilibrium with the third body. They are also in thermal equilibrium with each other. This statement is called, this is very important question. पहला ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डी है केल्विन प्लैंक्स लॉ। तो इसका उत्तर है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यहाँ से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन मिल जाती है हमें। व्हेन टू बॉडीज व्हेन टू बॉडीज आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, अगर दो बॉडीज हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरी बॉडी के साथ, तो स्टेटमेंट बोलती है कि जो दो बॉडी है ना वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी और थर्ड बॉडी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। बाकी डिटेल में हम किसी और दिन जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे डिटेल में इसको जीरोथ लॉ को इलेबोरेट करेंगे। फिलहाल इस सीरीज को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, जो पहली लॉ है थर्मोडायनेमिक किस चीज में डील करती है? कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब में से काफी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, तो इसका आंसर है सीधा सा आंसर डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ डील्स करती है। जैसा आपने पढ़ा होगा, एक बड़ी सिंपल सी एक थी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज द डेफिनेशन, वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो किस में डील करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विद, पहले था हमारा जूल्स लॉ, अब है केल्विन प्लैंक्स। केल्विन प्लैंक्स किस में डील करता है भाई? अब इसका भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ वर्क, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ हीट, तीसरा है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड चौथा है कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लैंक्स की बात हो रही है, केल्विन प्लैंक्स। केल्विन प्लैंक्स की जहाँ भी बात हो रही है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, जिसमें क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक्स लॉ दी गई है। तो इसका आंसर है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। इसमें यही बताया गया था कि भाई इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, इस तरह की सेकंड लॉ में बताया गया था, जिसको हम आगे इलेबोरेट करेंगे काफ़ी डिटेल में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल सेकंड लॉ आ गया देखो। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ओके, एक स्टेटमेंट है इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। हमने करेक्ट बताना है इसमें, सी ऑप्शन है इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसका आंसर है बी। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, सॉरी मैंने पहले पॉसिबल बोला होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर heat from a body at lower temperature to a high temperature without the aid of external force। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लॉसियस स्टेटमेंट देखो, क्लॉसियस लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की यहाँ पे क्लियर होगी। ये कहता है कि हीट को उस बॉडी से जो एक लोअर टेम्परेचर में है उस बॉडी तक ले जाना जो एक हायर टेम्परेचर पे है सेकंड बॉडी, इम्पॉसिबल है। ये बात ऑब्वियस ही है। हीट हमेशा हायर से लोअर की ओर ही चलती है ना, कि लोअर से हाई, ठंडे से गर्म की ओर थोड़ा ना हीट जाएगी। जो गर्म होता है वो ठंडे को गर्म करेगा ना, सिंपल सी, विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, बिना किसी बाहरी करण के
यूज़ किए बिना की सहायता के बगैर, क्योंकि उसके लिए तो हमें बाहरी किसी कोई चीज़ चाहिए होती है। सपोज करो हमने वो करना क्या बोलते हैं, किसी मेटल को ही गर्म करना हो तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे रेड हॉट या फिर येलो हॉट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके तो हमारी जो ठंडी चीज़ होगी या फिर जो लोहा होगा, मेटल होगा, वो गर्म होगा। और एग्जांपल घर में हम देखते हैं जैसे रॉड। अब रॉड में लगाते हैं पानी, पानी पहले ठंडा होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करते हैं, फिर वो ऑयल गर्म होता है, फिर वो करता है आगे पानी को गर्म। दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। इस तरह से याद रखना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू a body at high temperature without the aid of external source। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The state of substance whose evaporation from its liquid state is complete is known as। ऑप्शंस है इसमें। ए वेपर बोलते हैं उसे, या परफेक्ट गैस, या एयर, या फिर वो स्टीम है। तो उसे कहते हैं परफेक्ट गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट गैस आर। ओके, परफेक्ट गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको जो कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट्स करती है, कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फैक्टर जो हैं ये हमारे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों ही परफेक्ट गैस के फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बिहेवियर of perfect gas undergoing any change in the variable which control physical property is governed by। ओके, जो परफेक्ट गैस का बिहेवियर है और वेरिएबल, जो इसके वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, जो हमें पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। इज गवर्न्ड बाय, किस लॉ के आधार पर उन्हें गवर्न किया जाता है। पहली लॉ है बॉयल्स लॉ, दूसरी है चार्ल्स लॉ, सी है गेल-यूसेक लॉ, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। परफेक्ट गैस की ये तीनों ही लॉज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंक स्टेट्स दैट change of internal energy of a perfect gas is directly proportional to the change of temperature। ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी E is directly proportional to टेम्परेचर। तो पहली ऑप्शन है, तो ये कौन सी लॉ बोलती है हमारी। तो पहला ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा है गेल-यूजिक लॉ, चौथा है जूल्स लॉ। तो सही आंसर है इसका जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ स्टेट्स दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ परफेक्ट गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ओके, अब हमें यहाँ एक्सप्रेशन बतानी है बॉयल्स लॉ की। एक्सप्रेशन क्या है इसमें। ऑप्शन ए पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। Ratio of volume and temperature is equal to constant if pressure is constant। Ratio of pressure and temperature is constant if volume is kept constant। अब रेशियो है टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। और ये जो है बाकी दूसरी लॉस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट एज पर चार्ल्स लॉ। देखो जूल्स लॉ हो गया,
हमारे पास ये बॉयल्स लॉ हो गया हमारे पास। अब हो गया हमारे पास, अब आ गया हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ में देखते हैं हम क्या क्या होता है। ऑप्शन सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, V over T is equal to constant if P is kept constant। ये है B over T, ये है चार्ल्स लॉ। इसको याद रखिएगा, ये तीनों लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, अब हमारे पास एवोगैड्रो लॉ आ गई है यहाँ पे। दी प्रोडक्ट, इन चीज़ों को ना आप मिस करें एग्जामिनेशन हॉल पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों से ही फ़र्क पड़ जाता है। कहीं लिखा होता है कि फाइंड द इनकरेक्ट करेक्ट प्रोडक्ट सम, ऐसे ऐसे वर्ड को ध्यान में रखें। द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट जी एंड molecular mass of an ideal gas is constant। ऑप्शन ए एवोगैड्रो लॉ की, और ऑप्शन बी है द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज सम ऑफ टू। ऑप्शन सी है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। ये बोलता है एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड pressure contains equal number of molecule। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which of the following gas has minimum molecular mass। वेरी इजी क्वेश्चन। इसको हम +1 2 से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है इजी सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास सबसे कम होता है। आप इसको पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। ऑनलाइन सर्च, आप गूगल पे सर्च करके पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं वहां से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जी, और मोलर कांस्टेंट भी कहते हैं, ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब बताना हमने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर कांस्टेंट ऑफ गैस इज प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन ए मोलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड गैस कांस्टेंट, एटॉमिक मास ऑफ द गैस एंड द गैस कांस्टेंट, molecular mass of the gas and the specific heat at constant pressure। ऑप्शन डी है molecular mass of the gas and the specific heat at constant volume। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, molecular mass and गैस कांस्टेंट का प्रोडक्ट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसे हम जी से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree at constant volume is called, very important ये भी, specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure, किलो जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree at constant volume is called specific heat at constant volume। आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं। देखिए बोलते हैं कि हीट का अमाउंट, यूनिट मास, गैस के यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उस हीट को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ देखिए, यहाँ से भी याद रखा जा सकता है। स्टेटमेंट में कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ भी कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, देखिए रिपीट किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन ए है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेट द टेम्परेचर यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पर आपको अभी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये उल्टा कर दिया है। पहले था स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन में, और आंसर में था इसका डेफिनेट जो भी बनती जिसकी स्टेटमेंट थी। बी है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर यूनिट मास 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है,
अपने पीछे पड़ा हुआ है तो उसका बी है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ हीट मास ऑफ गैस टू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the amount of heat requires to raise the temperature of blank water through 1 degree is called kilojoule। तो इसका आंसर इज 1000 ग्राम, दैट इज 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, क्योंकि 1000 को हम किलो भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड किलोजूल। किलोजूल की भी हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हीट सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। देखिए हीट सप्लाई की है इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे उसकी एक्सप्रेशन बनती है। उसकी एक्सप्रेशन बनती है, हमारे पास चार ऑप्शन है ऐसे, एम सी बी T2 माइनस T1। अब देखिए m तो यहाँ मास है हमारे पास, सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो Cv हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, B for volume, C for specific heat, T2 is the higher temperature and T1 is the lower temperature। तो क्लियर हो गया। इसकी हीट सप्लाइड एट to the gas at constant volume is PmCV into T2 minus T1। Next question is the sum of internal energy, जिसको हम U से भी डिनोट करते हैं, and product of pressure and volume is known as, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, U is equal to PV। ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है वर्क डन, ऑप्शन बी एंट्रोपी, ऑप्शन सी एंथैल्पी। कुछ दोस्तों को इसका आंसर लग भी गया होगा पता, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है एंथैल्पी। U इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू एंथैल्पी, उसे एंथैल्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, अच्छा, यानी कि Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज क्या है? ऑप्शन ए इक्वल टू 1, ऑप्शन बी है लेस देन 1, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ग्रेटर देन 1। Cp डिवाइडेड बाय Cv इज ग्रेटर देन 1, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 Kelvin is called। देखिए पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ ए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड किलोजूल। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका क्या होता है। इसका ए ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड किलोजूल। इसका आंसर रहेगा स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है इसकी डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर थ्रू 1 केल्विन is called specific heat at constant। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ Cp डिवाइडेड बाय Cv फॉर एयर।
ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1.4, ऑप्शन सी 1.8, ऑप्शन डी 2.3। ये बोल रहा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एयर के केस में क्या रहता है इन दो का रेशो, सीपी डिवाइडेड बाई सीबी, इन दो का रेशो एयर के लिए क्या रहता है, वो रहता है 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सिस्टम changes its state from one equilibrium state to another equilibrium state, then the path of successive state through which the system has passed is known as thermodynamic law, thermodynamic process, thermodynamic cycle and none of the above। इसका आंसर है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सॉरी फ्रेंड्स, पीछे मेरा ये टिक रह गया है यहाँ पे गलती से। एक्चुअली में इसका आंसर ये है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाती है। व्हेन ए सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, then the path of successive state through which system has passed is known as thermodynamic process। suppose that यहाँ से स्टेट चेंज होती है किसी की यहाँ पे, तो ये जो पाथ फॉलो किया गया है इसको क्या कहेंगे हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफर ऑफ मास टू एंड फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज फ्लो प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन बी इज नॉन फ्लो प्रोसेस, ऑप्शन सी एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए हमें यहाँ पर पता होना चाहिए ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से एनर्जी और मास दोनों बाहर निकलते हैं। सपोज करो मैंने चाय बना दी, चाय बना के साइड में रख दी, इवेपोरेट होके चाय भी कम हो रही है, ऊपर से हीट भी उसकी सराउंडिंग में जा रही, इन्वायरमेंट में जा रही, वो हो गया ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फ्लो प्रोसेसेस। क्या कहा जाता है, फ्लो प्रोसेसेस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन गैस एंड यूज्ड फॉर रेजिंग the temperature of the gas is known as heat energy of gas and used for raising the temperature of gas is known as, इसको कहा जाता है दोस्तों इंटरनल एनर्जी। क्या कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी इसका सही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ गैस इज हीटेड चेंजेस टेक्स प्लेस इन। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आप सब लोगों को आई होप आना चाहिए। जब हम गैस को हीट करते हैं, चाहे चाहे वो कोई भी गैस हो, व्हेन ए गैस इज हीटेड चेंजेस टेक्स प्लेस। चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं, प्रेशर में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो इसमें सभी में ही चेंज आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये भी देखो एक जनरल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे जाते हैं। इस सीरीज में मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो गेट लेवल के होंगे। हाँ, अगर आपको आईईएस लेवल के चाहिए या फिर हायर स्टैंडर्ड के चाहिए या फिर न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए। मैं आपको उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और वीडियोस को रेगुलर रखूंगा जितना आपको बेनिफिट्स मिल सके। तो व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। बोल रहा है नंबर ए में किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बी में बोल रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा, सी में बोल रहा है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ेगा, डी में बोल रहा है ना ही टेम्परेचर बढ़ेगा और ना ही प्रेशर बढ़ेगा भाई। तो इसका आंसर है बोथ, सी। अब कॉमन सेंस है, देखिए जब किसी चीज़ को हम किसी मान लो कुकर में मैंने पानी लगा दिया या फिर चावल लगा दिए, तो गैस ऑन करूँगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर भी अंदर बढ़ेगा, तभी तो स्टीम निकलती है बाहर, इवेपोरेशन होती है पानी की।
तो ये थे इस सेट के 30 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि एक सेट में 30 में से ज़्यादा करने चाहिए या कम करने चाहिए, क्या कमियां रहेगी ये मेरे एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि डीपली तो इनमें एक्सप्लेन कर नहीं सकता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट या फिर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल सके। और मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिनको पढ़ने से मैं गारंटी देता हूँ कि आपका टेक्निकल सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हर सब्जेक्ट का, क्योंकि एक यही नहीं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम धीरे धीरे डालेंगे। हालांकि मेरी ऐसे सोचना है कि मैं खुद से बनाकर भी जीके का सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।